सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमारी चल रही है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। और इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट एंडिंग पर हम लोग चल रहे हैं। पीपीसी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है इस यूनिट का, वो हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। तो बच्चों लगा दो फटाफट से अपनी अटेंडेंस, फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शन बनवाती हूँ थोड़ा अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जो आगे हम जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो रिलेट करता है हमारी लास्ट क्लास को। तो हो सकता है आप भूल गए हो या आपने एक बार भी रिवाइज ना किया हो या लेक्चर अटेंड ही ना किया हो, तो बस एक बार देख लो कि हमने यहाँ पर सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी पढ़ी थी, है ना। पीपीसी क्या था हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। उन्होंने कहा पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे। पहली बात, पीपीसी क्या होता है ये तो पता है ना। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये वो कर्व है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बताता है कि कोई भी एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अपनी गिवन टेक्नोलॉजी के साथ किन्हीं दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता है। जैसे याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपकी जेब में 60 रुपए हैं, आपको चॉकलेट भी खरीदनी है, आपको आइसक्रीम भी खरीदनी है, राइट। तो उन 60 रुपए से आप कितनी क्वांटिटीज ऑफ चॉकलेट और कितनी क्वांटिटीज ऑफ आइसक्रीम आप खरीद सकते हो। जब आप ये कॉम्बिनेशंस बना रहे हो तो उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है बेसिकली वो ये है आपका। अब अगर आप इसको देखें तो बेटा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से आता है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है। ये जो आप इसकी शेप देख रहे हो ये कॉनकेव की शेप है। तो ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। आगे आने वाले दो क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। बेटा पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी आपको किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिले। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो जब भी आपको दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिले तो बेटा वहां पर कर्व आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि वहां पर एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आप अगर यहाँ पर स्केड्यूल में देखें, जो इससे पहले हम लोगों ने एक स्केड्यूल देखा था, ये देखो, तो हमारे पास दो गुड्स के यहाँ पर ऑप्शन थे, कार और बैटरी पैक्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें दो गुड्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, सो डेफिनेटली वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। देखो कैसे, आप इधर देखो, कार की यूनिट बढ़ती जा रही है और वहीं पर बैटरी पैक्स की जो यूनिट्स है वो घटती जा रही है। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कर्व कैसा बनेगा आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आगे तक के लिए बात आप समझ लेना, ठीक है। तो देखो अब इसके एक्सप्लेनेशन में भी क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज production possibility curve is downward sloping from left to right because resources are limited। क्योंकि देखो भाई हमारे पास resources कैसे हैं, resources तो हमारे पास limited है and have alternative use, और वो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। So to produce more of one good, बेटा ऐसे लिखवा रखा है यहाँ पर, मैंने ऐसे लिखा हुआ है आंसर को। 3 नंबर कहीं नहीं गए अगर 3 नंबर पूछा गया तो, और पूछ लेते हैं टीचर्स 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। So to produce more of one good, some resources must be transferred from the production of another good। तो अगर आपको किसी एक गुड की एक्स्ट्रा यूनिट को बनाना है तो आपको दूसरे वाले गुड से कुछ रिसोर्सेज लेकर इधर यूटिलाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, चॉकलेट और आपके सामने ऑप्शन है आइसक्रीम का। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आइसक्रीम से कुछ रिसोर्सेज आपको यहाँ लेने पड़ेंगे। कि मान लो यहाँ पर 4 लेबर काम करती है और यहाँ पर 3 लेबर, तो मुझे अगर इसका प्रोडक्शन बनाना है तो मैं कहूँगी कि भाई अपना 1 लेबर मुझे दे दो या 2 लेबर मुझे दे दो। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी तरफ से रिसोर्सेज को लेकर एक उस वाले रिसोर्सेज के तरफ दूसरे गुड से रिसोर्सेज लेकर पहले वाले गुड की तरफ लगाना पड़ेगा जिसके प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इंक्रीजेस। अब उससे क्या होगा कि जहां पर रिसोर्सेज ट्रांसफर हुए होंगे उसका तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। लेकिन उससे क्या होगा, दूसरे वाले गुड का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। एंड ऑल्सो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, ये जरूर लिख कर आना है। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर जो आपका पीपीसी है वो कैसा दिखाई दे रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग,
ठीक है, डन, ये वाला आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला है वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब इसका जो आंसर है उसके लिए फिर से हमें यहां जाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इसका MOC कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो MOC का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, डेल्टा सेक्रीफाइस, यानी कि कितने से आपने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया अपॉन में कितने से आपने यहाँ पर यूनिट्स को गेन किया, यानी कि सेक्रीफाइस अपॉन गेन देखना है हमें। ठीक है, तो अब वही चीज अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो बेटा ए कॉम्बिनेशन के लिए तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, पहला ही कॉम्बिनेशन है, तो ए कॉम्बिनेशन के लिए तो हम नहीं लिखते। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन दोबारा भी लिख देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम सामने सामने नहीं लिख पा रहे हैं। बी कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो मैंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, एक यूनिट सेक्रीफाइस हुई है लेकिन एक ही यूनिट गेन हुई है। तो बेटा देखो, आप इसको निकालेंगे 1/1, यानी कि ये आ गया आपका 1:1। ठीक है, अच्छा इसको MOC MRT आप दोनों लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड बी कॉम्बिनेशन से सी कॉम्बिनेशन पे जाने के लिए मुझे कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, बैटरी पैक्स की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, लेकिन मैंने गेन कितना किया, 1 यूनिट को, है ना। तो यानी कि यहाँ आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2:1। ठीक है, क्या हो गया ये बेटा, 2:1। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 12 से 9 की तरफ जाने के लिए कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, मुझे 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, और गेन कितना किया है मैंने, एक ही गेन किया है। तो यहाँ क्या आ गई रेशो बेटा, 3:1। आगे देखो 9 से 5 पर जाने के लिए 4 यूनिट्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 से 4 पर जाने के लिए 1, तो यहाँ कितना आ गया, अगेन 4:1। फिर उसके बाद 5 से तो हम बिल्कुल जीरो हो गए, सारी यूनिट से सेक्रीफाइस कर दी हमने 5 की 5, और कितने से गेन कर लिया अब आपने, फिर से 1 से। ठीक है, तो गेन तो आपका 1-1 का चल रहा है, यूनिट सेक्रीफाइस आप बढ़ाते जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या रेशियो निकल कर आई, 5:1। अब अगर आप देखें तो लगातार आपका जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5, जहां पहले उस एक ही एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए आप एक ही यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे थे, वहां पर आपने सेकेंड टाइम पे उसी एक यूनिट को लेने के लिए आपने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 3 यूनिट का किया, फिर 4 यूनिट का किया, फिर 5 यूनिट का किया, यानी कि किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए आप दूसरी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो बढ़ता जा रहा है, मार्जिनल चेंज एडिशनल वो बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इसके बढ़ने की वजह से ही जो आपका पीपीसी है वो कॉन्केव शेप ले लेता है। कल को अगर ये बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, मान लो सब जगह पर 1:1 1:1 1:1 आता, तो शेप दूसरी आएगी। अगर ये डिक्रीज कर जाए, अगर ये ऐसा हो जाए 5 4 3 2 1, तो भी शेप डिफरेंट आएगी। सिर्फ इंक्रीजिंग MOC के केस में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि शेप कॉन्केव बनती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आता है बेटा, देखो जरा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो मैं पहली 2 लाइनें तो नहीं, सीधे मैं एक बार तीसरी लाइन पर आती हूँ, फिर मैं ऊपर की लाइनें आपको पढ़ाऊंगी कि उसका रीजन क्या है। तो बोला गया है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अगर आपने अपने आंसर में ये नहीं लिखा ना बेटा, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपका नंबर आधे ही रह जाएंगे। हो सकता है आपकी टीचर 3 में से 1.5 दे, 4 में से 2 दे, 2 में से 1 दे, वो आपका आधा नंबर काट लेगी। जितनी भी मार्किंग होगी आंसर की वो नंबर काट लेगी, और हो सकता है वो कह दे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगी, तो आप वहाँ लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उसको मेन पॉइंट नहीं दिया उन टीचर्स को। तो क्या हमेशा क्या लिखना है, अगर कॉन्केव टू द ओरिजिन का रीजन लिखना है तो हमेशा लिख कर आओगे इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक नंबर में भी आ जाए तो भी। ठीक है, सो इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्यों सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है दूसरी कमोडिटी का टू गेन 1 एडिशनल यूनिट। तो उसका रीजन पहली 2 लाइंस में लिखा हुआ है। देखो उन्होंने कहा कि कॉन्केव टू द ओरिजिन का होने का ये रीजन है दैट रिसोर्सेज आर स्पेशलाइज्ड एंड नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा हो रहा है कि जैसे आपके सामने 2 ऑप्शंस थे, कार और बैटरी पैक्स,
जब आपने कार की यूनिट्स को बढ़ाना शुरू किया और बैटरी पैक्स की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना शुरू किया, तो यहाँ के रिसोर्सेज आपके बच रहे होंगे। भाई जब यहाँ आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो यहाँ के रिसोर्सेज बच रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को आप कार बनाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो आपने वही यहाँ से लेबर ले ली, मशीन ले ली आपने इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ना रिसोर्सेज स्पेशलाइज्ड होते हैं। हर एक रिसोर्स किसी एक गुड को बनाने में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। तो हर रिसोर्स किसी दूसरी कमोडिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भले ही आपने यहाँ से लेबर ले ली, वो लेबर बैटरी पैक अच्छा बना सकती थी, लेकिन वो कार अच्छी नहीं बना पा रही है। मतलब जितनी प्रोडक्टिविटी उसकी बैटरी पैक्स को बनाने में थी, उतनी कार को बनाने में नहीं आ रही है। तो एक रिसोर्स अगर आपने ले भी लिया तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ पाया, तो आपने कहा जी और रिसोर्सेज दो। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा से अब रिसोर्सेज भाई देखो इधर ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ का प्रोडक्शन तो घटता चला जाएगा ना। आपने 10 में से पहले 1 लेबर ली, फिर आपने 2 लेबर ली, फिर 3 लेबर ली, फिर 4 लेबर ले ली, फिर 5 लेबर ले ली, ऐसे करके आप उनके रिसोर्सेज लेते चले जा रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ का प्रोडक्शन तो कम होता जा रहा है, पर आप अपने प्रोडक्शन को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो एक ही यूनिट से, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि जो प्रोडक्टिविटी लेबर की बैटरी पैक्स को बनाने में थी वो कार को बनाने में नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन आ गया उसके अंदर। तो उन्होंने यही बात बोली कि दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स, सो as more unit of one good are produced, increasingly larger quantities of other goods have to be sacrificed। तो अब कार की यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बैटरी पैक्स की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उनके ज्यादा रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। और इसी वजह से जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लगातार आपको बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि जो हमारा सेक्रीफाइस है वो आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से पीपीसी कैसा आता है, कॉनकेव टू दी ऑरिजिन। ठीक है जी, समझ आ गया? तो बहुत डिटेल में बता दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब जो बात पीछे लिखी गई थी वाई एमओसी इंक्रीज, तो वो यहाँ पर मैंने शब्दों में भी लिख के बता दिया है कि कल को अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो आप इसका भी आंसर दे पाओगे। तो लिखा है कि सपोज नाइकी कैन प्रोड्यूस स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स एंड इनिशियली रिसोर्स आर मेनली सुटेबल फॉर मेकिंग द शूज। भले ही आप बहुत सारी चीजें बना रहे हो, शूज बना रहे हो, टी शर्ट्स बना रहे हो, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो शूज बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो जब नाइकी ने स्टार्ट करने शुरू करे टी शर्ट्स, तो इट शिफ्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम शूज टू टी शर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया, शूज से रिसोर्सेज निकाल के टी शर्ट्स में भी लगाने शुरू कर दिए। तो अब ये जो शिफ्ट हुई है, वर्कर्स की शिफ्ट, तो वो स्टार्टिंग में तो इजीली टी शर्ट बना पा रहे थे, 1 पेयर ऑफ शूज ही आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। मतलब कि जब आपने शूज वाले रिसोर्स को लेकर टी शर्ट के लिए उसको यूटिलाइज किया, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में सिर्फ 1 पेयर ऑफ शूज का ही 1 पेयर ऑफ शू का ही फर्क आपको यहाँ पर पड़ रहा था। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन नाइकी हैज टू शिफ्ट वर्कर्स एंड मशीन्स दैट आर हाईली एफिशिएंट इन मेकिंग शूज। अब जो वर्कर्स शूज बनाने के लिए या जो मशीनें शूज बनाने के लिए हाईली एफिशिएंट थी, अब उन्होंने वो भी शिफ्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो ज्यादा से ज्यादा शूज को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अब यहाँ पर टू प्रोड्यूस द क्वांटिटीज ऑफ टी शर्ट। ठीक है, तो एज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट इंक्रीजेस, सैक्रिफाइस ऑफ शूज ऑल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से एमओसी आपका बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर हम एमओसी दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं यहाँ पर एक टेबल ले आई हूँ, चलो दोबारा कैलकुलेट करते हैं, सीख तो चुके हैं। तो एमओसी का फॉर्मूला क्या हमें पता है, सैक्रिफाइस अपॉन में गेन। ठीक है, तो देखो, तो पहले वाले में तो डैश डालना है, सेकंड वाले में देखें तो भाई यहाँ पर आपने शूज का कितना सेक्रीफाइस किया, 1 पेयर ऑफ शू। ठीक है, लेकिन कितने गेन कर ली, टी शर्ट 1 ही गेन कर ली, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ आ गया 1:1। ठीक है, अब मैं सिर्फ रेशियो की फॉर्म में लिखूंगी। उसके बाद 99 से 97 पे गए, भाई 2 का सेक्रीफाइस हुआ, गेन कितने का हुआ, 1 का ही हुआ, तो 2:1। अब इसके बाद 97 से 94 पे गए, तो भाई 3 का सेक्रीफाइस किया, गेन कितना किया, 1 से किया। फिर 94 से 90 पे गए, भाई 4 का सेक्रीफाइस किया, गेन कितना किया, 1 का किया। तो देखो जरा, लगातार आपका जो एमओसी है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीपीसी की शेप आपको कैसे देखने को मिलती है, कॉनकेव। ठीक, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब बच्चों थोड़ी सी चर्चा करते हैं शेप ऑफ पीपीसी के ऊपर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एमओसी इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी की शेप कैसी हो रही है बेटा, कॉनकेव। कैसी हो रही है, कॉनकेव। और कॉनकेव शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, वहीं पर अगर आपका एमओसी डिक्रीजिंग होता है तो शेप हो जाती है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, ये शेप हो गई। ठीक है, और वहीं पर अगर कभी आपका एमओसी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट का मतलब है आपका पीपीसी इस तरीके से डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है। तो मेन रीजन आपको यही वाला ध्यान रखना है, बस एक एक नंबर के लिए इसे ध्यान रख लो कि अगर डिक्रीजिंग एमओसी होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, अगर एमओसी कांस्टेंट आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डन, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी का मतलब क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। तो एक पीपीसी ड्रॉ करते हैं, ये हमने बनाया गुड एक्स, इधर दिखाएंगे हम गुड वाई, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा इनिशियल पीपीसी, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स, जैसे कि हमने ऊपर अभी कॉम्बिनेशंस बनाए थे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये जितने भी ए बी सी डी ई वाले कॉम्बिनेशंस हैं इन्हें हम बोलेंगे ऑन पीपीसी। ये क्या कहलाएंगे, ऑन पीपीसी, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया एफ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है आपको, पीपीसी के अंदर दिख रहा है, तो इसे बोलोगे इनसाइड पीपीसी। क्या बोलेंगे इसको, इनसाइड दी पीपीसी, ठीक। अब मान लो कि मैं एक कॉम्बिनेशन और बनाती हूँ, कॉम्बिनेशन जी, जो मैंने पीपीसी से थोड़ा आगे हटकर बना दिया, तो इसे हम बोलेंगे बेटा अबव पीपीसी। क्या बोलते हैं इसे, अबव पीपीसी। अब ये ऑन, इनसाइड और अबव या अंडर पीपीसी क्या शो करता है, देखो जितने भी कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी हैं बेसिकली वो विद इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज है और विद आवर गिवन टेक्नोलॉजी है, और वहां पर आपका रिसोर्स बिल्कुल भी खाली नहीं है। जैसे कि मैंने 60 रुपए लिए, 2 चीजें चाहिए थी, चॉकलेट और आइसक्रीम, तो मैंने पूरे 60 रुपए खर्च किए तब जाके मैंने वो कॉम्बिनेशंस बनाए। जैसे कि 60 रुपए हैं, फिर से याद करो, चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों 10-10 रुपए की हैं, ठीक है। चलो 60 नहीं, थोड़ा कम रख लेते हैं, 40 रख लेते हैं। तो भाई 0 और 4, एक भी चॉकलेट नहीं, 4 आइसक्रीम, ठीक है। 1 चॉकलेट 3 आइसक्रीम, 2 चॉकलेट 2 आइसक्रीम, 3 चॉकलेट 1 आइसक्रीम, 4 चॉकलेट 0 आइसक्रीम। तो चाहे मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज करूं, मेरे पूरे 40 रुपए खर्च हो रहे हैं। जरा सा भी पैसा मेरे पास ना तो फालतू है और ना ही मेरे पास कोई पैसा कह रहे हो कि कम पड़ रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशंस में मुझे वो कमोडिटीज मिल रही हैं, यानी कि मेरे रिसोर्सेज हैं फुल्ली एम्प्लॉयड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुल्ली एंड एफिशिएंटली मैंने अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है अगर मैं कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करती हूँ जो ऑन पीपीसी है, ठीक है। बट अगर मैं एफ वाला पॉइंट चूज कर लूं, यानी कि मैं कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना दूं, 1 चॉकलेट 2 आइसक्रीम, तो सिर्फ 30 रुपए ही खर्च हुए ना, 10 रुपए मेरे अभी भी बच रहे हैं। इसका मतलब मैंने अपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब इनसाइड पीपीसी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर यूटिलाइजेशन को शो करता है कि आपके रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, आपके रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आउटसाइड पीपीसी की अगर हम बात करें, जैसे कि ये जी वाला आपका पॉइंट है। अब जी वाला पॉइंट क्या है कि अगर मैं कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बना दूं 5 और 1, अब 5 और 1 पे जाने के लिए तो मेरे पास 60 रुपए होने चाहिए, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास रिसोर्स ज्यादा होंगे, यानी कि ये प्रोडक्शन लेवल मेरे लिए अनअटेनेबल हो गया, मैं उसको अचीव ही नहीं कर सकती अभी फिलहाल अपने रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि उतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है। वहां पे जाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 सिचुएशन है, अगर आप ऑन पीपीसी हैं तो फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं आपके रिसोर्सेज, इनसाइड है तो दैट मीन्स अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, अगर आउटसाइड द पीपीसी हो यानी कि अबव द पीपीसी हो तो डेफिनेटली अनअटेनेबल है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब इसके रीजंस क्या हैं, क्यों आपको ये देखने को मिल रहा है कि भाई इस तरीके से आपका पीपीसी जो है बेसिकली वो शिफ्ट कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये सिचुएशन शिफ्टिंग की होती है। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल पीपीसी है, अगर आपके रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कहलाता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या फिर आपके रिसोर्सेज खराब हो गए हैं जिसकी वजह से आपको इनसाइड पीपीसी जाना पड़ रहा है, यानी कि आपके रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपके रिसोर्सेज का, अंडर यूटिलाइजेशन।
तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इनके रीजंस क्या हैं, कब हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट, कब आप एक अनअटेनेबल लेवल पे जा सकते हो, जब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हो कि लेबर बढ़ रही है, यानी कि आपका रिसोर्स बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, बेटर एजुकेशन और स्किल्स आ गए, डिस्कवरी हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की, कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गई, सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट रीजंस फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है, यहाँ पे हम लेफ्टवर्ड लिख देते हैं। रीजन फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है, जब आपके रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, वॉर चल रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉल हो गई है, वियर एंड टीयर हो गया है मशीन का, ब्रेकडाउन हो गया मशीन का, यानी कि कहीं ना कहीं आपका रिसोर्स अब उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वहां आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हो। अब इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, तो बताओ पीपीसी में हम कहाँ शिफ्ट होंगे, पीपीसी कहाँ ऑपरेट कर रहा होगा। तो फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपका पीपीसी इनसाइड शिफ्ट करेगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज यहाँ पर अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएंगे। बट वहीं पे अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई कैंपेन लॉन्च करता है, कोई पॉजिटिव चीज आ रही है, जैसे कि स्किल इंडिया लॉन्च किया गया, तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके के कैंपेन लॉन्च होते हुए दिखेंगे या कोई पॉजिटिव चीज होते हुए दिखेंगे कि गवर्नमेंट ने कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो वहां आपका पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, अबव द पीपीसी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी शिफ्ट आता है तो शिफ्ट कैसे बनाना है बेटा, कैसे शिफ्ट्स के डायग्राम बनाने हैं, सिंपल आप लोगों ने वहां पे बना के आ जाना है, पहले अपना ओरिजिनल पीपीसी, राइटवर्ड पूछेंगे तो इस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट कर देना। और इस केस में राइटवर्ड में एक बात ध्यान रखना कि दोनों ही कमोडिटीज की क्वांटिटीज इंक्रीज होंगी, चाहे वो गुड एक्स है चाहे वो गुड वाई है। अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों की ही क्वांटिटी आपकी इक्वली इंक्रीज हो रही है। बट वहीं पे अगर आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं या खराब हो रहे हैं और आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही कमोडिटीज की जो क्वांटिटी है वो आपकी घट जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि शिफ्ट में दोनों क्वांटिटीज पे फर्क पड़ता है, गुड एक्स की भी और गुड वाई की भी, ठीक है। अब आखिरी चीज पढ़ते हैं, मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो बेटा, जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा दोनों ही कमोडिटीज की क्वांटिटीज हमारी शिफ्ट हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरे गुड की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है ना, मतलब उसमें किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो उनको हम बोलते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, चलो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से बताती हूँ। देखो जरा, पहली बात तो आप एक्स एक्सिस में गुड एक्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो जब बात आ रही होगी ना मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो बेसिकली वहां पर क्वांटिटी एक्स की ही चेंज होगी, वहां वाई की क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने तो गुड वाई को वाई एक्सिस में लिखा है और मूवमेंट कहाँ शो करना है आपको, एक्स एक्सिस में। तो चाहे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है चाहे क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, वो सिर्फ किसकी इंक्रीज डिक्रीज होगी, गुड एक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ हमने एक नॉर्मल अपना पीपीसी इन जनरल ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब उसके बाद मैंने कहा कि रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से गुड एक्स के रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं, उनमें साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गई, जिसकी वजह से गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, बट वाई की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ी है। तो भाई जब गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ी है तो डेफिनेटली वो इस तरफ शिफ्ट करेगा। भाई पहले क्वांटिटी मान लो इसे हम ए और इसे हम बी कह दें, तो अभी क्वांटिटी यहाँ पर है। अब जब उसके रिसोर्सेज बढ़ गए या उसके साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया तो गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आपका कर्व इस साइड शिफ्ट होगा। पर एक्स की क्वांटिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ मूवमेंट होगा जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस में शो होगा। कैसे, आपने वाई की क्वांटिटी को सेम रखना है और एक्स एक्सिस के लिए आपको क्वांटिटी को बढ़ा देना है, और अब आपकी क्वांटिटी बढ़कर B1 तक हो गई है, यानी कि OB से आप OB डैश तक चले गए हो फॉर गुड एक्स, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का इंक्रीमेंट सिर्फ किसका हुआ है, एक्स एक्सिस पे हुआ है, गुड एक्स का, ठीक है। बट अगर अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई हमारे गुड एक्स के रिसोर्सेज खराब हो गए हैं, जिस या फिर कोई एक मशीन खराब हो गई जिससे गुड एक्स का प्रोडक्शन कम हो गया है और वाई के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसे में गुड एक्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। पहले वो OB तक है, तो अब अगर डिक्रीज होगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि इस साइड में उसका डायरेक्शन जाएगा, बट वाई के में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप इसको इनसाइड शिफ्ट करेंगे या रोटेट करेंगे
और यहाँ पर क्वांटिटी आकर रुक जाएगी गुड एक्स की। तो पहले जो क्वांटिटी OB तक जा रही थी अब वो OB डैश तक गई, क्योंकि उसके प्रोडक्शन में कमी आ गई है ड्यू टू सम रीजंस कि ब्रेकडाउन हो गया मशीन का, आपके रिसोर्सेज कम हो गए, वर्कर्स चले गए छोड़कर, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, दूसरे के अंदर ही आपको पूरा चेंज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अब यही मूवमेंट आपको वाई एक्सिस में भी देखने को मिल सकता है। तो मैं तो कहूंगी कि पहले वीडियो को स्टॉप करके आप खुद बनाएं, फिर चेक करें। मैं तो यहाँ पे बना दूंगी, लेकिन एक बार आपको भी ट्राई करना है, ठीक है। तो सेम हम लोग वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले सेम वही सारी चीजें करनी है जो आपने एक्स एक्सिस के लिए करी। अब माइंड में फिर से वही बात फिट कर लो कि मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस है, तो अब क्वांटिटी एक्स की नहीं, अब क्वांटिटी वाई की चेंज होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस की सेम रहेगी, ठीक है ना। एक बेस बन गया, अब आपको बनाने में आसानी होगी। लो जी, तो चलो अब मुझे y की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। पहले वाले में y को इंक्रीज करेंगे, दूसरे वाले में y को डिक्रीज करेंगे, x के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो बेटा y की क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हमें ऊपर मूव करना पड़ेगा। x की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, राइटवर्ड मूव करना है। तो ये देखो यहाँ से लेकर गए और यहाँ तक गए, मान लो ये y फिर a b है। तो भाई जो प्रोडक्शन पहले OA तक था अब वो बढ़कर OB तक चला गया है, या हम इसे A डैश कर देते हैं, OA डैश तक चला गया है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। सेम अगर मैं कहूँ कि y की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है, तो भाई इनसाइड शिफ्ट करेगा, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा O हो गया। तो इसकी क्वांटिटी को सेम रखते हुए आपने अंदर मूवमेंट शो करा, तो A डैश हो गया। तो अब आप देखो y की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो बस ये मूवमेंट है आपका, ठीक है। तो बस यही कुछ हमारे टॉपिक्स थे हमारे इस वाले यूनिट के अंदर, और मुबारक हो आज ये यूनिट आपकी खत्म हुई। तो ये वाला चैप्टर, ये यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो बेटा जी अब इसके क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसके पीछे जितने भी MCQs, रीजन असर्शन और जो लॉन्ग क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। तो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।